जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, उत्तराखंड में यूसीसी पारित हुआ है अभी विधानसभा में। तो इसकी जो खबरें हैं वो चर्चा में है। तो इसलिए दोस्तों, क्योंकि हम भी विधि के क्षेत्र से है, तो ये कार्य हमारे द्वारा होना स्वाभाविक था। तो हमने दोस्तों यूसीसी पे एक नोट्स तैयार किया है और इसका जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम में आप सभी के लिए डाल देंगे। इसको दोस्तों हमने दो तरीके से पेश किया है। सबसे पहले दोस्तों हमने इसका क्या किया है, ओवरव्यू लिया है। तो ओवरव्यू के अंतर्गत हमने दोस्तों मोटा मोटा आप सभी को समझा दिया है यूसीसी क्या है और उत्तराखंड में क्या क्या इसके प्रारूप है। दूसरा दोस्तों, हमने इसका पूरा डिटेल वीडियो बनाया है और जो डिटेल में है उससे जो उत्तराखंड के छात्र हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो ये दोनों आप सभी के लिए रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। और क्योंकि अगर आप छात्र हैं या फिर उत्तराखंड के नागरिक हैं, दोनों ही आपको कारण पता होने चाहिए। और साथ ही साथ अगर उत्तराखंड से बाहर के भी जो छात्र है या नागरिक है, उनको भी इसका नॉलेज होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए ये दोस्तों आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इसके बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो सबसे पहले हम इसमें कानून के बारे में पढ़ेंगे। जो कानून है, तो कानून है क्या। तो कानून जो होता है दोस्तों, आप सभी को बता देता हूं, कानून नियमों और विधियों का एक समूह होता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र में लागू होता है। तो जो कानून होता है वो नियमों और विधियों का एक समूह है और विशिष्ट क्षेत्र में लागू हो जाता है, वही कानून कहलाता है। ठीक है, इसको क्या प्रोसेस है क्या नहीं वो दोस्तों आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कानून की श्रेणियां। अब कानून हमेशा दो प्रकार के रहेंगे, एक तो सिविल कानून और दूसरा दोस्तों हम आपराधिक कानून। ठीक है, सिविल कानून क्या होते हैं, सिविल कानून होते हैं दोस्तों जैसे कि भारत में कोई भी विवाद हो रहा है दो नागरिकों के बीच में, तो उसको दोस्तों हम किसके अंतर्गत देखेंगे, सिविल कानून के। चाहे भूमि का विवाद हो या किसी भी प्रकार का विवाह का विवाद हो, तो ये सब कुछ किस में आ जाएगा दोस्तों, तलाक हो, तो ये सब कुछ किस में आएगा, ये सिविल कानून के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और इसमें दोस्तों ये जो सिविल कानून होता है, ये भारत में क्या है, इसमें समानता नहीं है, कई प्रकार से है। ठीक है, मतलब ये आप ये बोल सकते हैं कि आस्था के आधार पर बदलाव है। जैसे मुस्लिम लॉ अलग से है, हिंदू लॉ अलग से है, तो वैसे ही क्रिश्चियन का अलग से है। तो इसमें सिविल कानून में क्या है, सबका अपना अलग अलग है। ठीक है, और जो आपराधिक कानून होता है, अब बात करते हैं आपराधिक कानून की। आपराधिक कानून जो होता है दोस्तों, वो क्या है, पूरे भारत में एक समान है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, तो वो किस में आ जाएगा, आपराधिक कानून में। वो किसी ने भी क्या हो, किसी भी धर्म जाति का हो, तो उसके लिए सजा एक ही रहने वाली है। तो ये दोस्तों आपराधिक कानून इसके अंतर्गत आ गया। अब बात करेंगे दोस्तों हम इसमें समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता में दोस्तों मोटा मोटा आपको बता देता हूं कि देश में एक ऐसा कानून का निर्माण करना जिसमें विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों पर सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू हो, धार्मिक ग्रंथों का हस्तक्षेप नहीं हो। मतलब कि सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें विवाह में, तलाक में, और या फिर विरासत में जो विरासत चलती आ रही है, या फिर गोद लेने की प्रक्रिया होती है, तो उसमें किसी भी प्रकार के धार्मिक ग्रंथ, मतलब कि जो हिंदू धर्म है उसमें अलग है विवाह एक्ट, और आपका तलाक एक्ट मुस्लिम में अलग है, हिंदू में अलग है, तो ये सारे जो एक्ट है वो एक साथ हो जाए। यूसीसी आप मुख्यतः तो इसके रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड की यूसीसी के बारे में मोटा मोटा पहले समझेगा, उसके बाद दोस्तों डिटेल में मैं बताऊंगा। जो छात्र है वो दोनों पक्ष को देखेगा, क्योंकि मोटा मोटा आपसे क्या है, आपके माइंड में रहेगा चीजें है क्या। और ये स्टार्टिंग में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो सामान्य नागरिक है, चाहे वो भारत का हो या उत्तराखंड का हो या विदेशी भी क्यों ना हो, उसके लिए भी दोस्तों ये लागू होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट है, विवाह की जो आयु है वो रख दी है दोस्तों, क्या रख दी है, पुरुष की रख दी है 21 वर्ष। ठीक है, और महिला की रख दी है 18 वर्ष। मतलब महिला 18 वर्ष की आयु में विवाह करेगी और पुरुष क्या है, 21 वर्ष की आयु में विवाह कर सकेंगे। ठीक है, और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में क्या था, उसमें दोस्तों कुछ नहीं था, उसमें यौनारंभ, मतलब कि जो 13 वर्ष 14 वर्ष रहती है उसके आसपास क्या है, विवाह करा दिया जाता था। और दूसरा दोस्तों जो पॉक्सो एक्ट है, नाबालिगों के बीच यौन गतिविधि अपराध और बाल विवाह पर प्रतिबंध। ठीक है,
तो पॉक्सो एक्ट के तहत क्या कर दिया है, अगर कोई भी यौन जो गतिविधि करता है या अपराध करता है नाबालिगों के साथ, मतलब 18 साल से कम के साथ, तो उसमें क्या है, पूर्ण तौर से प्रतिबंध है, उसमें सजा का प्रावधान किया जाएगा। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और अब देखेंगे दोस्तों द्विविवाह पर प्रतिबंध। तो यहां पे दोस्तों क्या कर दिया है, द्विविवाह मतलब कि आप दो विवाह नहीं कर सकते, दो शादियां नहीं कर सकते, एक के होते हुए आप दो शादियां नहीं कर सकते। तो इस पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। और क्योंकि आपने देखा है विशेष वर्ग, आप मुस्लिम वर्ग में ही देख लीजिए, दो विवाह चलता है, लेकिन उत्तराखंड में अब ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। और दूसरा दोस्तों संपीड़ विवाह पर प्रतिबंध। संपीड़ में मतलब क्या होता है कि जैसे पिता का पक्ष से, माता का पक्ष से, दादा और दादी के प्रत्येक रिश्तेदार, इसमें क्या हो जाता है कि जैसे पिता के पक्ष में 5 पीढ़ी तक कोई विवाह नहीं कर सकता, ठीक है। माता के उसमें आप 3 पीढ़ी तक विवाह नहीं कर सकते। अब इसमें आपको विवाह नहीं करना होगा, ठीक है। तो यहां पे भी क्या लग गया है, प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था अभी तक आप सभी को कि जो बाहर के लोग हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है, तो उसका जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यही है, नेक्स्ट जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, लिव इन रिलेशनशिप। अब क्योंकि उत्तराखंड के लोग हैं, ज़्यादा इस चीज़ को नहीं जानते, तो इसका मतलब रहता है एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, शादी जैसा माहौल रहता है शादी से पहले, इसको बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब सब कुछ चलता है। तो लिव इन रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पे उत्तराखंड में आप अगर रहते हो तो पंजीकरण करना अनिवार्य बन जाता है, ठीक है। चाहे आप कहीं से भी हो, अगर आप उत्तराखंड में रह रहे हैं तो लिव इन रिलेशनशिप आपको पंजीकृत करवाना है अधिकारी से, ठीक है। और जो लिव इन रिलेशनशिप के तहत अगर कोई किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी दंपति द्वारा क्या हो जाता है, एक जन्म हो जाता है नए बेबी का, तो उसको भी क्या है, कानूनी सुरक्षा प्राप्त की जाएगी, ठीक है। और दूसरा, संबंध समाप्त होने पर भी अधिकारी को सूचना, मतलब कि जो अधिकारी होंगे, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो भी आपको क्या करना है, पंजीकरण कराना है। और अगर आप खत्म कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप तो भी आपको क्या है, उसमें सूचना देनी है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी चीज़ें ठीक है, अच्छी है, ठीक है। सब कुछ आपके लिए नहीं हो सकता, लेकिन जितना कुछ है वो कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसमें हम ये बताते हैं, ठीक है। सभी विवाह को 60 दिनों के भीतर कानूनी रूप से मान्यता मिलनी चाहिए, ठीक है। सभी विवाहों को, मतलब कोई भी विवाह है 60 दिनों के भीतर क्या है, कानूनी रूप से मान्यता मिलनी चाहिए। पंजीकृत नहीं होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना, ठीक है। और पंजीकरण का गलत जानकारी 3 माह की जेल, 25,000 का जुर्माना। आप विवाह का जो पंजीकरण का जो फॉर्म होगा उसमें आप गलत जानकारी देते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं कि मेरी पहले शादी नहीं है, लेकिन आपकी शादी ऑलरेडी है और आप दूसरी शादी करें, तो क्या मिलेगा आपको, 3 साल की जेल मिलेगी, या फिर 25,000 रुपए का जुर्माना, दोनों दोनों भी मिल सकता है, ठीक है। अदालत के आदेश के बिना विवाह को भंग नहीं किया जा सकेगा। मतलब कोई भी अगर विवाह कर रहे हैं, जैसे चलता है मुस्लिम, उसमें तलाक वाला सिस्टम चलता था, तो तलाक तलाक तलाक, तो अब वो चिल्लाते रहेगा दिन भर तलाक तलाक तलाक, तब भी तलाक नहीं मिलेगा। आपको क्या है, उसका स्पेशली अर्जी लगाना पड़ेगा अदालत के पास, तब जाके आपको तलाक रहेगा। उल्लंघन पर अपराधी को 3 साल की सजा। अगर कोई बोलता है तलाक 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 और ले आता है किसी दूसरी को, तो उसको, उसकी जो वाइफ है, 3 साल आराम से जेल में भेज सकते हैं। फिर वहां पे 3 साल वो चिल्लाते रह सकता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो तलाक की याचिका दायर होने के 60 दिनों के बीच डिक्री जारी। मतलब कि जो, अगर आपने किसी भी, कोई भी व्यक्ति अदालत में जाता है तो न जाने का ये भी एक कारण रहता था कि वहां पे लंबा प्रोसेस चलता है, तो यहाँ पे सीधा बोल दिया कि भाई 2 महीने में आपको क्या है, पूरी डिक्री दे दी जाएगी कि भाई अलग होना है तो हो जाओ, ठीक है, पूरा निर्णय सब कुछ दे दिया जाएगा। चलो भाई हो गए, अलग हो गए तो हो गए, एक साथ रह रहे तो रह लो, ठीक है। जो भी होता है 2 महीने के अंदर अंदर, 60 दिन के अंदर अंदर होना है, ठीक है। भरण पोषण एवं गुजारा भत्ता महिला एवं पुरुष दोनों को दे। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भरण पोषण का गुजारा भत्ता होता है वो अगर पुरुष समर्थ, ये आप बोल सकते हैं कि उसके पास ऐसा धन है तो वो महिला को दे सकता है, और अगर महिला समर्थवान है तो वो पुरुष को क्या है, गुजारा भत्ता दे सकती है, दोनों मांग सकते हैं, ठीक है। तो पुरुषों के लिए भी अच्छी चीज है भाई, अगर उनके पास नहीं हो रहा, तलाक हो गया, तो मांग लेना यार खर्चा, ठीक है, क्या जा रहा। तो विधेयक के प्रावधान आदिवासी समुदाय पर लागू नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कही है,
आदिवासी समुदाय पर लागू नहीं होगा, क्योंकि आदिवासी का कहीं ना कहीं होता है, कम जनजाति है तो वहाँ पे छोटा एरिया रहता है, छोटी संस्कृति है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं चल पाती, इसलिए क्या कर दिया, वहाँ पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। ठीक है, तो यही कारण है दोस्तों। और अब हम इस पे और एक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के बीच में एक प्रश्न लेके आने वाला हूं। और ये जो प्रश्न है ये है जो उत्तराखंड में अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का जिक्र कहां किया गया है? तो आपके पास दोस्तों कमेंट बॉक्स है, वहां पे आप इसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, तो यहां पे आप इसका आंसर दे दीजिए। अब दोस्तों हम इसका डिटेल में वीडियो करने वाले हैं, जो सामान्य नागरिक है वो चाहे तो इसको स्किप मार सकते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हो सकता है। विधानसभा में सत्ताधारी, जो कि हो चुका है, ठीक है, सत्ताधारी भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत हासिल है, उसके 47 सदस्य है, कुछ निर्दलीय विधायकों का भी उसे समर्थन प्राप्त है। इससे पहले मंगलवार को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश किया गया। विधानसभा और राज्यपाल में मंजूरी मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाएगा। इस तरह से गोवा के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को सबसे पहले बता दूं, ये जो अपडेट है ये हमारी दृष्टि आईएएस और ये क्या बोलते हैं अमर उजाला दोनों से रिलेटिव है। ठीक है, वहां से हमने ये अपडेट ली है, तो जितनी भी जो जानकारी है उनसे संबंधित ही रहेगी। तो इसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इतना अच्छा जो नोट्स है वो हमें प्रोवाइड करवाए। बाकी हमने इसको नोट्स को फिर एक रूप में लाके बनवाए, आपके सामने पेश किए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है कि सबसे पहले कहाँ था, गोवा में, और दूसरा राज्य क्या बन जाता है, उत्तराखंड बन जाता है। किसका, यूसीसी का। ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन आ गया, इसको भी आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। ठीक है, और आगे बात करेंगे दोस्तों, 4 फरवरी को उत्तराखंड कैबिनेट से समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी मिली थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में सबको समान अधिकार प्रदान करने हेतु हम सदैव संकल्पित है। तो ठीक है, जो भी कहा था, लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट आपके लिए फिर से मिल जाता है, 4 फरवरी। ठीक है, यूसीसी के लिए। ठीक है, विधानसभा में क्या है, संहिता के विधेयक को मंजूरी मिली थी। ठीक है, आगे दोस्तों उत्तराखंड में पेश किया गया विधेयक क्या है? तो अब दोस्तों विधेयक क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मंगलवार को राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इसे समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 नाम दिया गया। ठीक है, इसका नाम आप सभी को पता चल गया, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024। 182 पन्ने के इस कानूनी मसौदे में कई धाराएं, कई उपधाराएं हैं। ठीक है, और जिसमें इंपोर्टेंट किसका लिया गया है, विवाह विच्छेदन, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या है, उल्लेख किया गया है। और इसमें एक और भी है, उत्तराधिकार वाला। ठीक है, तो उत्तराधिकार, विवाह और विवाह विच्छेदन, इन सब चीजों को लेके आए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे कुछ कहा है, शादी, तलाक, गोद लेने से जुड़े मामले अब सभी के लिए एक जैसे होंगे। ठीक है, अलग अलग धर्म अपने धर्म के अकॉर्डिंग, अपने कानून के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में नहीं निर्वहन कर सकते, अब सबके लिए एक कानून है। ठीक है, विवाह के बारे में क्या कहा, तो विधेयक के भाग 1, ध्यान रखना, भाग 1 में विवाह और विवाह विच्छेद का जिक्र है, वहीं भाग 2 में विवाह और विवाह विच्छेद पंजीकरण को जगह दी। तो दोस्तों ध्यान से इसको पढ़ना, भाग 1 में क्या है, विवाह और विवाह विच्छेद का जिक्र, और दूसरे में क्या है, पंजीकरण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम इसमें। समान नागरिक संहिता सभी के लिए विवाह की न्यूनतम आयु आप सभी को बता दी है। ठीक है, 21 वर्ष है, और जो पुरुष है उनकी 21 वर्ष है, महिलाओं की या युवती की कितनी है, 18 वर्ष है। इस संहिता में पार्टीज टू मैरिज यानी किन किन के मध्य विवाह हो सकता है, इसे स्पष्ट रूप से बताया गया है। विवाह एक पुरुष एक महिला के बीच ही संपन्न हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों ये भी बताया गया कि किसके बीच विवाह होगा, एक पुरुष एक महिला। इस संहिता में पति अथवा पत्नी के जीवित होने की स्थिति में दूसरे विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा विवाह आप नहीं कर सकते जब तक आपकी पत्नी जीवित है। हाँ, विवाह विच्छेद हो गया, विवाह विच्छेद क्या होता है, तलाक, तलाक हो गया तो अलग चीज है। ठीक है, अब तलाक के बाद दोबारा उसी पुरुष से या अन्य पुरुष से विवाह करने के लिए महिला को किसी प्रकार की शर्तों में नहीं बांधा जा सकता।
यहाँ पे दोस्तों सीधा इंडिकेट किया गया है हलाला से, ठीक है। हलाला क्या है आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो मैं इतना बता देता हूँ। अगर मुस्लिम में एक महिला एक पुरुष की शादी होती है और 3 बार तलाक तलाक बोलते हैं, अगर उसके बाद वो फिर पुनः शादी करना चाहते हैं तो उस महिला का हलाला किया जाता है। मतलब कि आप मान के चलिए उसे किसी और पुरुष के साथ सोना पड़ता है, मतलब शादी शादी जैसा पूरा कार्यक्रम रहता है उनका। उसके बाद वो पुरुष उसको जब उसका मन होगा तब वापस छोड़ेगा, तब उस पहले वाले पति से शादी हो सकती है। तो ये प्रोसेस है, बहुत ही बोलने में भी एक प्रकार से शर्म आती है। तो इस प्रोसेस को अब नहीं दोहराया जाएगा, सीधा सा मतलब ये है। यदि ऐसा कोई विषय संज्ञान में आता है तो इसके लिए 3 वर्ष की कैद अथवा 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान किया जाएगा। डिपेंड करता है वो कितने के साथ कब से करता आ रहा है, क्या उसके पीछे का आशय है, ठीक है। विवाह के उपरांत वैवाहिक दंपतियों में से कोई भी यदि बिना दूसरे की सहमति के धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को तलाक लेने और गुजारा भत्ता क्लेम करने का पूरा अधिकार है। मतलब कि अगर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, पहले बोल रहा है मैं हिंदू हूं, फिर मुस्लिम हो जाता है, या मुस्लिम है हिंदू हो जाता है, तो दूसरा पुरुष अगर ऐसी स्थिति में है तो महिला को पूरे अधिकार है कि वो तलाक ले सकती है और गुजारा भत्ता का भी क्लेम कर सकती है। अगर महिला ये सब कुछ कर रही है तो पुरुष को पूरा अधिकार है, वो तलाक ले सकता है और ये क्लेम कर सकता है, ठीक है। और मुस्लिम और ये हिंदू की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड में ये काफी ज्यादा है, ठीक है, ये काफी ज्यादा है, तो इस वजह से इन दोनों पे डिस्कस चल रहा है। विवाह का पंजीकरण अब अनिवार्य रूप से कराना होगा। मतलब कि अगर शादी है, क्योंकि पंजीकरण इसलिए अनिवार्य रूप से भाग 2 में इसका डिस्कशन किया गया है, अभी हमने पढ़ा था, और ये इसलिए अनिवार्य हो जाता है क्योंकि आपसे अभी तक हमने डिस्कस किया था कि विवाह अगर गलत वो देते हैं उसमें जानकारी, या पंजीकृत नहीं है, या दूसरा विवाह करते हैं, तो वो जानकारी के कारण इसका पंजीकृत कराना आवश्यक है। मतलब कि आपकी पहली शादी हो गई है तो आपको क्या है, पंजीकरण कराना है। कहीं किसी व्यक्ति ने, महिला हो पुरुष हो कोई भी, दूसरे से शादी कर ली और फिर पहली वाली जाती है कि मेरी तो इससे पहले से शादी है जी, तो पहले से शादी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पंजीकृत अपना जो भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है आप उसको दिखा पाएंगे। इसलिए पंजीकरण कराना बहुत ही जरूरी हो चुका है। और इसके लिए दोस्तों प्रक्रिया, जो इसकी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ग्राम पंचायत, नगर पालिका सब जगह इसकी व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों सतत एक वेब पोर्टल भी होगा। इसके लिए क्या है, एक वेब पोर्टल भी होगा जहां पे देख सकेंगे भाई इसकी पत्नी कौन है, इसका पति कौन है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है, हम इसका समर्थन करते हैं। एक महिला एक पुरुष के मध्य होने वाले विवाह के धार्मिक सामाजिक विधि विधानों को इस संहिता में छेड़ा नहीं गया है। मतलब कि आप विवाह अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो आपका धार्मिक भाव है। आप किसी भी तरह से विवाह करना चाहते हैं, आप हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, आप मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, आप सिख के अकॉर्डिंग, जो भी आपका परंपरा है उसके आधार पर ही आप विवाह क्या है कर सकते हैं। यहां पे ये है। अब है विवाह विच्छेदन को लेकर क्या कहा गया है, ठीक है। विधानसभा में सरकार ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू न होने का सबसे ज्यादा नुकसान अभी तक मातृशक्ति को उठाना पड़ा। पुरुष लच्चर कानून का लाभ उठाकर बहुविवाह उत्ताक आदि करते रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत जरूरी है। और अब विवाह विच्छेदन के बारे में पढ़ेंगे। समान नागरिक संहिता लागू होने पर कोर्ट में लंबित पड़े मामलों का भी जल्द निपटारा हो सकेगा। समान नागरिक संहिता मुस्लिम बहनों की स्थिति बेहतर होगी। तो देखिए दोस्तों, मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ पहले क्या होता था, पुरुष को ही, मुस्लिम लॉ बोर्ड में यही है, ठीक है। तो देश में सभी धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ है। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। लेकिन समान नागरिक संहिता में शामिल बिंदुओं से अतिरिक्त किसी भी धर्म को मान्यताओं से छेड़छाड़ नहीं की गई है। मतलब जो भी आपकी अन्य धार्मिक भावनाएं हैं, मान्यता है, उस पर आपसे कोई छेड़छाड़ नहीं की, आप अपने अकॉर्डिंग करिए। लेकिन ये चीजें नहीं होगी, जो कि एक आप बोल सकते हैं किसी के साथ शोषण का कार्य कर रही है, ठीक है। कई सामाजिक बुराइयां धार्मिक रीति रिवाजों की आड़ में पनपती है। इसमें गुलामी, देवदासी, दहेज, 3 तलाक, बाल विवाह या अन्य प्रथाएं शामिल है। समान नागरिक संहिता इन सभी सामाजिक बुराइयों के खात्मे की गारंटी देता है, ठीक है। तो मतलब इन सब चीजों के लिए ही एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। अब दोस्तों लिव इन रिलेशनशिप
तो विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा सहमति बनाम स्थापित सामाजिक नैतिक मापदंड से जुड़ा है। देश में हर नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी कानून बनाए गए हैं और उसकी सुरक्षा की गई है, लेकिन अधिकार बनाम सामाजिक व्यवस्था में संतुलन भी जरूरी है। इसलिए उत्तराखंड की सरकार ने समान नागरिक संहिता में लिव इन रिलेशनशिप पर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की है। ठीक है, इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युगल के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले पहचान करने के उद्देश्य से एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 21 वर्ष से कम का लड़का भी नहीं होना चाहिए और माता पिता को जानकारी देना अनिवार्य है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब कुछ नहीं होता था। ठीक है, चुपके चुपके से पूरा चीज़ें चलती थी, तो अब ऐसा नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप के मामले में रजिस्ट्रेशन को जरूरी कर दिया है ताकि ऐसे जोड़ों की पहचान कहीं रहने के लिए किराए पर मकान लेने या अन्य पहचान की आवश्यकता में अड़चन का सामना ना करना पड़े। ठीक है, मतलब कहीं भी रहते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई अड़चन ना हो। भाई हाँ, हमारा क्या है, पूरा रजिस्ट्रेशन है, हम रह रहे हैं साथ में, तो किराए में मकान भी आसानी से मिलेंगे। क्योंकि वहाँ के लोगों को भी, किसी भी मकान मालिक को एक डर रहता है कि भाई हाँ, इसके साथ लड़की रह रही, कौन है, क्या है, कैसा है। तो अगर उनके पास रजिस्ट्रेशन है चाहे किसी भी तरह से, तो आराम से वो रह सकते हैं। उत्तराधिकार के बारे में क्या है? विधानसभा में विधेयक को पेश करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रभावी एवं प्रचलित व्यवस्था में संपत्ति में उत्तराधिकार या इच्छापत्र वसीयत के अधिकारों में व्यापक विसंगति या भिन्नता रही है। उदाहरण के रूप में देखें तो अधिकांश प्रावधानों में मृतक की संपत्ति में माता, पति, पत्नी और बच्चों को तो अधिकार है, परंतु पिता को अधिकार नहीं दिया गया। इस प्रकार एक ही व्यक्ति की संतानों में लिंग के आधार पर भी असमानता है। विवाहित और अविवाहित पुत्री को भी अलग अलग अधिकार है। अब समान नागरिक संहिता में माता पिता को मृतक की संपत्ति में एक अंश निर्धारित किया गया है। इसकी व्यवस्था धारा 49 के स्पष्टीकरण व अनुसूची 2 के श्रेणी 1 में की गई है। संपत्ति के अधिकार में पुत्र पुत्री में व्यापक असमानता को दूर किया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं पुत्र पुत्री जो नहीं देते थे, तो क्या नहीं देते थे, अपना जो वसीयत वो होता था, तो उसमें थोड़ा सा क्या है, परिवर्तन किया गया है कि भाई सभी को एक समान रूप से दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम व शरीयत अधिनियम में उत्तराधिकार की भिन्नता एवं पुत्री के अधिकार की विसंगतियों को समान नागरिक संहिता व भाग 2 के अध्याय 1 में दूर करते हुए एक व्यक्ति की समस्त संतानों को समान अधिकार प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। सदियों बाद उत्तराधिकार से संपत्ति प्राप्त करने के अधिकार में बेटा बेटी एक समान का सिद्धांत को हम मूर्त रूप देने जा रहे हैं। मतलब कि दोनों के लिए समान अधिकार प्राप्त हो गए। ठीक है, समान नागरिक संहिता ने बच्चों के सम्मान और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करने का कार्य किया है। समान नागरिक संहिता में धारा 3(1) को में किसी भी रिश्ते से उत्पन्न होने वाले बच्चे को परिभाषित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर धारा 49 में किसी भी प्रकार से उत्पन्न बच्चों को संपत्ति में समान रूप से अधिकार प्रदान कर दिया गया है। मतलब कि अगर वो बच्चा शादी से हुआ है, लिव इन रिलेशनशिप से हुआ, जैसे भी हुआ है, उसका भी अधिकार रहेगा किसमें, संपत्ति में। ठीक है, आगे दोस्तों, यह कानून गर्भस्थ शिशु के अधिकार को भी सुरक्षित करने का कार्य करेगा। इसके लिए इस संहिता की धारा 55 में अन्य संतानों की भांति गर्भस्थ शिशु को भी समान अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये दोस्तों, ये कानून है, इसका ओवरव्यू और कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो परीक्षा की दृष्टि है उससे हमने आपके बीच लाए हैं। बाकी दोस्तों, आने वाले टाइम में और कुछ भी मिलता है मैं लेके आऊँगा, क्योंकि विधि का क्षेत्र है और इसमें चलता रहेगा हमारा डिस्कशन। तो इसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अन्य किसी भी मुद्दे पे, विधि के मुद्दे पे आप चाहते हैं कि डिटेल वीडियो हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और जो एक क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके एक तार्किक शक्ति को क्या है, बढ़ाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, कमेंट्स करना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।